डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम वही यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू. तो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीज अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, derived quantity, and what are their definitions and what are their classifications according to physics. There are 7 fundamental physical quantities and rest are the derived quantities, and how to represent the derived quantities in the term of your fundamental quantities. And the one thing at the last, but a little bit, we have discussed something about the dimensions. What is dimension we don't know, but how to calculate a dimension we already studied in the last video. So on continuation of this, now we are going to calculate the some dimensions of the some physical quantities, and after that we will see the uses of dimension, why we are going to study a dimension, what is the use of dimension. Clear? So we are going to see some more dimensions over there. And one more thing, the dimensions told by me in the last video should be learned to you. क्लियर? बिकॉज दीज आर द बेसिक डायमेंशंस जिनको आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अभी आगे जितनी बड़ी बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो क्लास 12th में पढ़नी लेकिन डायमेंशन अभी पढ़नी, कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जो 11th के लास्ट चैप्टर में पढ़ना लेकिन डायमेंशन हमको अभी पढ़ना है. दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस टॉपिक डायमेंशन, कि भाई डायमेंशन तो हम उन्हीं चीज का निकाल सकते हैं जिसका हमारे पास फार्मूला होता है. फार्मूले तो हमें उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के पता है जो अपन ने क्लास 10 तक पढ़े हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर अराउंड 60 to 80 क्वांटिटीज ऐसी हैं फिजिक्स में जिनकी डायमेंशंस आपको निकालनी है अभी रिसेंटली इसी चैप्टर में. तो कुछ भी कहा जाए, आपको ये फार्मूले क्या करने पड़ेंगे, बिल्कुल से आपको लर्न करने पड़ेंगे. क्लियर? आई एम गोइंग टू राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ एनीथिंग, और कुछ डायमेंशंस की ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपको लर्न करने में क्या रहे, थोड़ा सा ये आसानी रहे. क्लियर? तो बिफोर स्टार्टिंग दिस, वी हैव कैलकुलेटेड द डायमेंशन ऑफ वर्क इन द लास्ट वीडियो. लास्ट वीडियो में वर्क की डायमेंशन देखी थी. डायमेंशन ऑफ वर्क हाउ टू कैलकुलेट, आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस, बट इसकी डायमेंशन अपन ने देखी थी. इसकी डायमेंशन कितनी आई थी? डायमेंशन ऑफ वर्क वाज योर ml2t - 2. क्लियर? कैसे आई थी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया था, फिर फोर्स का रखा था, सारा तामझाम ये सब किया था. क्लियर? अब हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होता है, दैट इज नथिंग बट इट इज योर हाफ mv². क्लियर? अब डायमेंशन के लिए फार्मूले के बाद सारी क्वांटिटीज के यूनिट्स भी लिखने होते हैं, और यूनिट्स फंडामेंटल वाले लिखने होते हैं. देखो, हाफ की कोई यूनिट नहीं होगी. एम क्या है यहाँ पर? मास. मास की यूनिट क्या होती है बच्चा? किलोग्राम. वी क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी. वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो मीटर पर सेकेंड वी स्क्वायर, तो इसकी यूनिट कभी क्या करना पड़ेगा आपको? होल स्क्वायर करना पड़ेगा. तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखो, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड स्क्वायर को ऊपर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2. अब यहाँ पर देखो, काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो बिफोर सेइंग एनी क्वांटिटी टू बी डिराइव्ड क्वांटिटी, इट शुड बी मेड अप फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी. दिस इज द बेसिक रूल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी. तो बिफोर चेकिंग इट कि क्या ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो ये तभी हो सकती है जब ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हो. तो लेट्स चेक अबाउट दिस क्वांटिटी. क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटीज बनी है? ध्यान समझना. किलोग्राम का मतलब मास, चलो मास से बनी. मीटर का मतलब लेंथ, लेंथ से बनी. सेकंड का मतलब टाइम, टाइम से बनी. इसका मतलब ये ऐसी क्वांटिटी जो मास, लेंथ और टाइम से मिलकर बनी. ये कैसी क्वांटिटी हो गई बच्चा? यहाँ पर ये डिराइव्ड क्वांटिटी होगी. क्लियर? अब अगर डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल के टर्म में क्या हुआ है, इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो भाई इसकी जो डायमेंशन होगी क्या हो जाएगी? डायमेंशन में मैंने क्या बताया था? स्क्वायर ब्रैकेट रखो. किलोग्राम का मतलब मास, मास का रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था कैपिटल एम. मीटर का मतलब लेंथ, लेंथ का रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल एल. मीटर की पावर 2 है तो यहाँ पावर 2 हो गई. सेकंड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपका? ये दैट इज योर t - 2. सो द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाउ मच? इट इज योर ml2t - 2. ये तो वो तरीका है जब आपको डायमेंशन याद नहीं. अगर आपको डायमेंशन याद होती तो शायद यहाँ तक आने की आपको जरूरत ही ना पड़ती. कैसे? देखो, मैं सीधे लिखता यहाँ पर क्या फॉर्मूला. क्लियर? दैट इज योर हाफ mv². अब मास की डायमेंशन मुझे पता है, इंडिविजुअल डायमेंशन लिख सकते हो. मास की डायमेंशन मुझे पता है कितनी होती है? m, क्योंकि मास का मतलब सिर्फ मास है तो इसको कैपिटल एम से रख दिया. वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन मैंने बताई थी पहले, कैलकुलेट की थी. डायरेक्टली लिखो उसको, कितनी होती है इसकी डायमेंशन? lt - 1. और वेलोसिटी का क्या है यहाँ पर? होल स्क्वायर. इसकी पूरी डायमेंशन को क्या कर दोगे आप? होल स्क्वायर कर दोगे. जब ये स्क्वायर इधर जाएगा, ये हो जाएगा l² t⁻², क्योंकि पावर 2 इधर भी जाएगी, पावर 2 इधर भी जाएगी. तो अगर एक साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? m, फिर ये हो जाएगा l² t⁻². देखो इसकी डायमेंशन निकल आई. तो आप डायमेंशन बहुत फास्ट निकाल सकते हो, बट द बेसिक कंडीशन इज कि कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशन आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए. क्लियर? खैर छोड़ो इसको. ये नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है?
तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन के लिए इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, कितना होता है ये mgh। क्लियर। अब इसकी क्या करनी है, यूनिट लिखनी है। m क्या है यहाँ पर, मास, तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। g क्या है, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, ये एक तरीके का एक्सेलरेशन होता है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो द यूनिट ऑफ g इज हाउ मच, इट इज योर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होती है, g की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। h क्या, हाइट है, हाइट को किसमें मेजर करेंगे अपन, ये मीटर में मेजर करेंगे। क्लियर। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा किलोग्राम, मीटर इंटू मीटर कितना हो गया, ये मीटर स्क्वायर, और सेकंड नीचे ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड -2। अब इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। किलोग्राम का मतलब मास है, तो कैपिटल एम, स्मॉल एम का मतलब मीटर है, तो कैपिटल एल, और सेकंड का मतलब टाइम है, तो ये कितना हो गया, टी। तो ऑन सीइंग द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इट इज अगेन योर mLT 2E-2। अब अगर आपको डायमेंशन याद होती तो क्या होता, देखो ध्यान से, डायमेंशन याद होती तो क्या होता है, मास की डायमेंशन क्या होती है आपकी m, g एक तरीके का एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन हो डायमेंशन वही होगा जो एक्सेलरेशन का होता है, और एक्सेलरेशन डायमेंशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कितना होता है एक्सेलरेशन डायमेंशन, LT-2, और h क्या है, लेंथ है। लेंथ के लिए क्या यूज करोगे, यहाँ पर l लिख दोगे, l इंटू एल कितना हो गया, ये l स्क्वायर, ये हो गया ml स्क्वायर T-2। देखो अगर डायमेंशन लर्न है तो इस तरीके से, नहीं लर्न है तो इस तरीके से। तो अभी थोड़ा सा रिदम में आने में आपको टाइम लगेगा क्योंकि डायमेंशन इतनी जल्दी लर्न भी नहीं होती। क्लियर। सो अब यहाँ पर जो मेन ट्रिक है आपको ध्यान समझना ही, द डायमेंशन ऑफ वर्क इज हाउ मच, इसको तो तुरंत ही रट लो। वर्क की डायमेंशन कितनी होती है, mL2T-2, याद हो गई कितनी होती है, mL2T-2। अगर आपने डायमेंशन ऑफ वर्क निकाली, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी देखोगे, इट इज सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ वर्क, एंड डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज अगेन सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ वर्क। इसका मतलब ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो जिसका फॉर्मूला आपको नहीं पता, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये बात समझ में आ रहा, जितनी भी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी होती है एक, आगे पता नहीं 12th में जाके पढ़ना हो सही है, लेकिन पूछेगा डायमेंशन अभी, तो किसी भी के आगे अगर एनर्जी वर्ड लग जाए, डन, किसी के भी आगे क्या लग जाए, अगर एनर्जी वर्ड लग जाए, बशर्ते उन क्वांटिटीज के आगे एनर्जी ना लगे जिनके पहले स्पेसिफिक वर्ड होता है। ये बात समझ में आ रहा है, तो उसको मैं बाद में इलेबोरेट करूंगा। तो अभी बस इतना सिंपल सा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, आप नहीं जानते ये सब क्या होती है, लेकिन डायमेंशन बता सकते हो कितनी होगी जितनी वर्क की होती है। ये बात समझ में। दिस इज द बेसिक ट्रिक टू लर्न द डायमेंशंस ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज की पहले डायमेंशन क्या करनी रहेगी अपन को लर्न करने। तो ऑल एनर्जीज, ऑल द क्वांटिटीज विच आर एनर्जीज, उन सब की डायमेंशन क्या होती है आपकी, वर्क होती है। जो वर्क की डायमेंशन होती है बच्चा, वही डायमेंशन किसकी होती है आपकी, हीट की भी होती है, बिकॉज हीट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। क्लियर। सो यहां पर क्या हो गया आपका ये, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, भाई एनर्जी की क्या हो जाएगी आपकी, ये वर्क की क्या हो जाएगी। तो जो वर्क की होगी सब कुछ सेम टू सेम किसकी होगी आपकी, एनर्जी की होगी। अब मैं कुछ ऐसी क्वांटिटीज के बच्चा डायमेंशन कैलकुलेट करने वाला हूं जिन क्वांटिटीज को आपने लास्ट ईयर पढ़ रखा है क्लास 10th में। और क्लास 10th का जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वाला था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट वाज द नेम आई डोंट नो, लेकिन उसमें कुछ क्वांटिटीज आप पढ़ रखते हो। जैसे अगर सिंपल से आपसे कोई पूछे व्हाट इज द पोटेंशियल, क्लियर, पोटेंशियल का कोई पूछे जिसको आप V से क्या करते हो, आप डिनोट करते हो। कोई पूछे व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होता है आपने पढ़ रखा है, देखो वर्क डन एट 2 मिनट। बिफोर पोटेंशियल सबसे पहले अपन डायमेंशन किसकी देखते हैं, चार्ज। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, Q इज इक्वल टू IT। Q इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने, IT, करंट इनटू टाइम इज सेड टू बी योर चार्ज। अब यहाँ पर देखो करंट की यूनिट क्या होगी यहाँ पर आपकी एम्पियर, और टाइम की यूनिट क्या होगी आपकी सेकंड होगी। अब यहाँ पर देखना, ये पहली बार आ रहा है, ठीक है। करंट कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं, ऑफ कोर्स है। टाइम भी कैसी क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल टर्म में आ चुका है। डायमेंशन लिखिए कैसे, एम्पियर मतलब करंट, और करंट का सिंबल क्या होता है, तो मैंने कैपिटल A, और सेकंड का मतलब टाइम, टाइम का सिंबल कितना आपका T। तो द सिंपल डायमेंशन ऑफ चार्ज इज हाउ मच, इट इज योर AT। क्लियर। ऑन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर पोटेंशियल, क्लियर, दैट इज योर V। तो पोटेंशियल का क्या होगा, तो पोटेंशियल भी आपने पढ़ रखा है क्लास 12th में, दैट इज योर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज क्या होता है आपका, पोटेंशियल होता है। क्लियर। तो अगर वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज है पोटेंशियल ये, तो अब इसकी डायमेंशन कैसे लिखी जाए, तो अब मैं यूज करूंगा डायरेक्ट मेथड, बार बार यूनिट लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, ठीक है।
भाई वर्क की डायमेंशन कितनी होती है, देखो ये वर्क की डायमेंशन कितनी होती है ml2t-2 डिवाइड बाई चार्ज की डायमेंशन ऊपर लिखी है कितनी होती है आपकी है a/t। क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे, a की पावर -1 t की पावर कितना हो जाएगा -1, ऊपर ले जाएंगे t टू द पावर -1 t टू द पावर -2 पहले से है, दोनों की पावर ऐड होकर हो जाएगी t टू द पावर -, मतलब इन सबको अगर ऊपर ले आएंगे क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं, ये आ जाएगा ml2t-3 a- क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। और एक चीज ध्यान से रखना, जब भी डायमेंशन लिखते हैं तो सबसे पहले हमेशा मास आता है, फिर लेंथ आता है, फिर टाइम आता है। हमेशा mlt के बाद ही कोई ये फोर्थ या फिफ्थ क्वांटिटी आएगी, उसको आप किसी भी ऑर्डर में रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसको मैं a-1 ml2t-3 लिखता, नहीं, पहले ml और 3 ही आएगा, पहले मतलब पहले m के बाद l के बाद t और t के बाद ही कोई फोर्थ क्वांटिटी आएगी, फोर्थ क्वांटिटी के बाद फिफ्थ भी आती है, तो फोर्थ और फिफ्थ में कोई ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हो, डजेंट मैटर। क्लियर। सो ऑन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, पोटेंशियल हो गया भाई, अपने को चाहिए यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस का, दैट इज सेड टू बी योर कैपिटल R। व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्लियर। तो रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा आपका ये, तो भाई रेजिस्टेंस के लिए तो हमें कोई फार्मूला चाहिए ये, तो हमें रेजिस्टेंस को यहाँ लिखना है, क्वांटिटी निकालने तो कैसे, हमारे पास एक फार्मूला होता है V = I × R। क्लियर। तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R = V अपॉन कितना हो जाएगा, ये I हो जाएगा। क्लियर। भाई रेजिस्टेंस का निकालना तो रेजिस्टेंस के टर्म में फार्मूले को लिखना पड़ेगा ये, तो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस के टर्म में फार्मूले को लिख दिया है। अब यहाँ पर सब कुछ है हमारे पास, V की डायमेंशन भी और I तो एम्पियर है, इसका तो सिंपल सा A हो जाएगी डायमेंशन, करंट की डायमेंशन A हो जाएगी। भाई V की डायमेंशन कितनी है, देखो यहाँ से ऊपर से उठा के रख रहा हूँ सीधे, ml2t-3 a-1। क्लियर। और यहाँ I क्या है, I की यूनिट एम्पियर, एम्पियर का मतलब करंट, करंट का मतलब उसका सिंपल क्या होगा, सिंबल A हो जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, पावर -1 है, पावर -2 हो जाएगी, ये कितना हो गया ml2t-3 a-2 हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें, डन, बहुत सिंपल है कैलकुलेट कर पाना इसको ये। फिर इसके बाद एक और देखते हैं, ये एक और क्वांटिटी होती है आपकी है, दैट इज योर रेजिस्टिविटी। इसको भी आपने पढ़ रखा है क्लास 10th में। तो रेजिस्टिविटी देखते हैं, इसको अपन रो से डिनोट करते हैं, ठीक, इट इज द सिंबल ऑफ योर रो। तो इसके लिए कोई फार्मूला होना चाहिए, हमारे पास एक फार्मूला होता है R = रो L/A। क्लियर। L लेंथ है, A क्या एरिया, ठीक। तो रो चूंकि डायमेंशन किसकी चाहिए अपने को, रो चाहिए, रो की, तो रो की कितनी हो जाएगी है, तो रो कितना हो जाएगा, ये A और L को इधर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा RA/L। अब सबकी डायमेंशन लिखते हैं यहाँ पर, R की डायमेंशन है हमारे पास, कितनी डायमेंशन होती है R की यहाँ पर, ये दैट इज योर ml2t-3 a-2। और एरिया की डायमेंशन कितनी होती है ये भी बता चुका हूं, L2 होती है, और L तो सिंपल सा लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी L। एक L से ये पावर कैंसिल, यहाँ L है, यहाँ L स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई होकर L³ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये ml3t-3 a-2 इज द डायमेंशन ऑफ योर रेजिस्टिविटी। ये बात समझ में आ रहा है। इन सारी चीजों को यहाँ से हटा रहा हूं मैं अभी। रेजिस्टिविटी की डायमेंशन के बाद एक और क्वांटिटी होती है, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिविटी बोलते हैं ये, दैट इज सेड टू बी योर सिग्मा। तो कंडक्टिविटी जो होती है, इट इज सेड टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर। मतलब सिंपल सा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो इट विल बिकम योर कंडक्टिविटी। अब डायमेंशन लिखने तो भाई 1 की डायमेंशन तो कुछ होगी नहीं, डिवाइड बाई रो। रो की डायमेंशन कितनी होगी, ml3t-3 a-2। इसकी डायमेंशन रख देते नीचे रो की, देखो ml3t-3 a-2। फिर ये पोर्शन ऊपर ले जाना, तो जिसकी जो पावर है वो रिवर्स में हो जाएगी, मतलब n टू द पावर 1 है तो ऊपर जाके -1, ये +3 है, -3, -3 है, +3, -2 है, +2। तो डायमेंशन क्या आ जाएगी इसकी, दैट इज योर m-1 l-3 t3 और कितनी हो जाएगी आपकी, ये a2 हो जाएगी। जिस तरीके से अपन ने कंडक्टिविटी लिखी, वैसे ही एक और क्वांटिटी होती है, और उस क्वांटिटी को बोलते हैं अपन कंडक्टिविटी की तरह कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, ये कंडक्टेंस बोलते हैं ये। और कंडक्टेंस जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। तो भाई अगर रेजिस्टेंस की ये यहाँ पर लिखी हुई है, पहले मैंने लिखा था अभी मिटा दिया, तो अगर ये रेजिस्टेंस की आपकी लिखी हुई है, इसी का पूरा रेसिप्रोकल, तो मतलब m-1 l-2 t3 a-2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m-1 l-2 t3 और कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा। ये किसका, कंडक्टेंस का हो जाएगा। और आपने कुछ हीट वगैरह का ही फार्मूला पढ़ा था,
दैट इज योर हीट का फार्मूला पढ़ा था आपने ये, तो दैट इज योर VIT एक फार्मूला पढ़ा है आपने ये, ठीक, VI2 इज इक्वल टू एक फार्मूला ये भी पढ़ा है आपने, I2RT पढ़ा है, एक पढ़ा B2/RT पढ़ा, क्लियर। तो हीट लॉस जो होता है आपका ये कि जब भी किसी भी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो करती है तो वो कंडक्टर हीट हो जाता है। जब भी किसी वायर में करंट जाएगी तो वायर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। गर्म होने का मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है आपकी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, तो हमारे लिए बेसिकली एक लॉस होता है। क्योंकि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100 जूल की है तो हम चाहते हैं कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाए तो 100 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाए, लेकिन जब वन प्लेस से अनदर प्लेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है तो वायर के हीटअप होने के कारण कुछ एनर्जी सराउंडिंग में चली जाती है, जिसका मतलब 100 जूल की एनर्जी कितनी गई, 80 जूल, तो जो 20 जूल है वो हमारा हीट लॉस है। दैट हीट लॉस इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला VIT I2RT या V2/RT। इन तीनों में से किसी से भी ये कैलकुलेट कर सकते हो और आप इसको क्या करना है, इसकी डायमेंशन निकालना और इसकी डायमेंशन निकाल के मुझे बताना कितनी आएगी। तीनों फार्मूले का यूज करना और चेक करना तीनों से सेम आ रही कि नहीं आ रही। आंसर आपके पास है, क्योंकि हीट लॉस अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चाहे वर्क हो, चाहे हीट हो, चाहे एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन किसके इक्वल, वर्क के इक्वल। तो आप चेक करोगे तो इसकी डायमेंशन भी किसके इक्वल आएगी, वर्क के इक्वल ही आएगी, क्लियर। बस आपको चेक करना और चेक करके मुझे बताना कि हाँ ये आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू another topic, another topic, some special types of dimensions को अपन कैलकुलेट करने वाले जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती, क्लियर। तो यहां पर एक और क्वांटिटी आती है आपकी, दैट इज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G। You also study about this one, universal gravitational constant capital G। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है कि हर एक मास बॉडी दूसरी मास बॉडी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है तो कुछ फोर्स लगाती है, तो उस फोर्स का फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा है शायद, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ कि वी हैव टू मास बॉडीज, दैट इज योर M1 एंड M2, एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉलर देन बोथ द मास बॉडीज विल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड हाउ दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अप्लाई द फोर्स ऑन ईच अदर। ये इसको अपनी तरफ खींचेगी, ये इस पर एक फोर्स लगाएगी, ये इसको अपनी तरफ ये एक फोर्स लगाएगी, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मास बॉडीज इज कैलकुलेटेड बाय न्यूटन एंड given to us is that the force due to the gravitation is nothing but it is your G M1 M2 divided by how much, it is your R square, clear। so यहाँ पर क्या है ये, we are not going to calculate the dimension of F M और R की डायमेंशन we are not going to, we have to calculate dimension of G। तो write the formula in terms of G। तो G is how much, it is your G is equal to कितना हो जाएगा आपका ये F R square डिवाइड बाई कितना होगा ये M1 into M2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब आप डायरेक्ट डायमेंशन का यूज करें। फोर्स की डायमेंशन प्रीवियस वीडियो देखना कैसे निकालता, कितनी आई थी, मुझे तो याद है, मैं तो लिख रहा हूँ कितनी आती है फोर्स की, MLT-2। R क्या है यहाँ पर, एक लेंथ है, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L होती है ये, दैट इज योर L, लेकिन R की पावर कितनी है 2, तो L होल स्क्वायर डिवाइड बाई M1 क्या है मास, तो मास का क्या हो जाएगा M, M2 क्या है मास, तो मास का क्या हो जाएगा M, 2 बार M है 2 बार M आगे, क्लियर। तो अगर इसको आप सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, देखिए MLT-2, फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका ये L स्क्वायर डिवाइड बाई M इंटू M कितना हो जाएगा आपका ये M स्क्वायर हो जाएगा, फिर L इंटू L स्क्वायर L क्यूब M टू द पावर 2 ऊपर जाएगा -2 +1, तो इसको ओवरऑल जब सॉल्व करोगे आप कॉपी में देखना है कितना आएगा M-1 L3 T माइनस कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, क्लियर। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्लियर। फिर इसके बाद एक और आता है आपका ये, दैट इज योर परमिटिविटी ऑफ, ये सारी बच्ची ऐसे क्वांटिटी है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ रखी है, लेकिन आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्लियर, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसको, ये नाम इसका लिख रहा हूं केवल प्रोनाउंसिएशन के लिए, एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, APSI एप्सिलॉन नॉट। इसको रीड कर क्या होता है, जिसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फेज। ये क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, क्लास 12 में जब आएंगे तब अच्छे से देखेंगे क्या होता है, अभी बस ये डायमेंशन। तो जिस तरीके से न्यूटन ने बताया कि दो मास बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वैसे ही एक अंकल कूलम्ब थे जो चार्ज की यूनिट होते हैं, वो एक साइंटिस्ट थे कूलम्ब, उन्होंने भी यह बताया कि दो चार्ज बॉडीज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं और एक दूसरे को रिपेल कर सकती हैं, और उनका अट्रैक्शन या रिपल्सन करना डिपेंड करता है इस बात पर कि दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं कि वो अनलाइक चार्जेस है। मतलब अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस which totally depend on the nature of the charges is
is given by the Coulomb, and Coulomb said the force is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। क्लियर? सब कुछ बताया इन्होंने, कितना होता है फोर्स 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब ये कैसे आया, क्यों आया, तो 12th का पोर्शन भाई अभी यहाँ पर अपन नहीं, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा व्हेन वी गो फॉर द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज योर फिजिकल वर्क, तो वहाँ थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, लेकिन एग्जैक्टली इसको अभी यहाँ डिफाइन कर पाना मेरे लिए बहुत टफ। क्लियर? सो हमें क्या करना है, इसकी डायमेंशन रखनी है, डायमेंशन निकालनी है, तो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए भाई। जिसकी डायमेंशन निकालनी है फार्मूले को उसी टर्म में रखना पड़ेगा। अब साइलेंट नॉट को उसी टर्म में रखना है। अब साइलेंट नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई इधर चला जाएगा, आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एफ डिवाइड बाई कितना हो जाएगा Q1 इंटू Q2। अब लिखो डायमेंशन, 4 पाई क्या एक नंबर, अब इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, ना तो 4 का ना तो पाई का, इसकी कोई डायमेंशन, इसको हटाओ। आर क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस है 40, लेंथ का कितना हो जाएगा L, पावर कितनी 2। एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का कितना हो जाएगा ये MLT-2 हो जाएगा ये। एंड Q1 यहाँ पर क्या है 4, 4 से थोड़ी देर पहले डायमेंशन निकाली थी, कितनी आई ध्यान से रखना है 80, और उस Q1 का भी कितना हो जाएगा आपका ये 80 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब जब आप इसको सॉल्व को थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं, ये L स्क्वायर हो जाएगा इंटू L, तो ये कितना आ जाएगा ये L क्यूब, मास कहीं है नहीं तो ये हो जाएगा M, और नीचे टाइम है T इंटू टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा -2 पहले से है तो ये हो जाएगा T-4, और ये A इंटू ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बात समझ में आ रहा है? ये क्लियर? अब यहाँ पर एक और डायमेंशन है, जिसका डायमेंशन अपन को क्या करना है, यहाँ पर ये रीड करना है। तो एक और क्वांटिटी होती है बच्चा, दैट इज सेड टू बी योर सरफेस टेंशन। क्लियर? सरफेस टेंशन क्या होता है, तो फोर्स अपॉन लेंथ को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। ये सारी चीजें पढ़ेंगे, अभी बस कोई डायमेंशन निकालने के लिए देख रहे हैं। इसको कैपिटल टी से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या होता है, ये फोर्स अपॉन लेंथ। क्लियर? अब फोर्स की कितनी होती है बच्चा, सिंपल सा है, देखो ये MLT-2, और लेंथ की कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, L से L कैंसिल, तो सरफेस टेंशन की कितनी आ गई MT-2 इज द डायमेंशन ऑफ योर सरफेस टेंशन। क्लियर? तो वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वांटिटी, and next quantity is your viscosity. Yeah, that is said to be your coefficient of viscosity. Clear? It is represented by eta. Clear? ये किस चीज का सिंबल है, n को बनाओ और थोड़ा सा एलोंगेट करो, दिस सिंबल। दिस सिंबल इज नथिंग बट इट इज सेड टू बी योर ईटा। ये सिंबल का नाम है, इसका नाम नहीं है, इसको ईटा से रिप्रेजेंट कर। क्लियर? व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? तो यहाँ पर देखो है क्या, सपोज ये कोई एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या कोई एक लिक्विड इस तरीके से क्या है आपका ये भरा हुआ, तो ये कहा जाता है किसी भी कंटेनर में लिक्विड को अपन ये एज्यूम कर सकते हैं कि भाई लिक्विड की ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब ये एज्यूम कर सकते हैं कि लिक्विड किसी भी कंटेनर में किस फॉर्म में आपका ये लेयर बाय लेयर की फॉर्म में, पहले एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी, इस तरह से पूरा लिक्विड कंप्लीट हो। अगर अपन इस लिक्विड को थ्रो करेंगे, सबसे पहले ये वाला लिक्विड बाहर जाएगा, मतलब ये वाली लेयर जाएगी बाहर, फिर ये वाली बाहर जाएगी, फिर ये वाली लेयर जाएगी, फिर ये वाली। तो इसका मतलब लिक्विड जब थ्रो करेंगे तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या होगी, स्लाइड करेगी। ये बात समझ में आ रही है? जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करेगी, तो जब दो सरफेसेस स्लाइड करती है तो उनके बीच में एक अपोजिट फोर्स आता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। और वो उन लेयर्स के बीच के मोशन को रोकने क्या करेगा, कोशिश करेगी। जस्ट लाइक योर प्लेइंग कार्ड्स, ताश की गड्डी ले लो, ताश की गड्डी ले लिया, सबसे नीचे वाला पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा, इस तरह सबसे ऊपर वाला 52वें लेयर, 52 ताश होते हैं। इसको ऐसा टिल्ट करो, देखो ऊपर वाला खिसकेगा, फिर नीचे वाला खिसकेगा, ऊपर वाला किसके ऊपर खिसका, नीचे वाला किसके ऊपर खिसका, अपने नीचे। तो जब ऊपर वाला नीचे वाले को रब करेगा तो ड्यूरिंग रबिंग यहाँ पर क्या जनरेट होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा, और वो फ्रिक्शनल फोर्स एक लेयर से दूसरे लेयर्स के बीच के मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा, और उस को ही क्या बोलते हैं अपन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो जो फ्रिक्शनल फोर्स जो जनरेट होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका ये F इज इक्वल टू ईटा ए यू अपॉन। क्लियर? बस ये फॉर्मूला आपको रखना है। अभी ये क्या है, कैसे, कि ये सेकंड पार्ट मतलब ड्यूरिंग अगस्त और सितंबर में इस पोर्शन पे आ जाएंगे, जिसको अच्छे से क्लियरली देख लेंगे अपन। ठीक है? सो व्हाट इज ईटा? तो ईटा इज नथिंग बट, ईटा का डायमेंशन निकालना है, ईटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F इंटू L डिवाइड बाई ए इंटू कितना हो जाएगा आपका ये U हो जाएगा।
ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ यू क्या है, स्पीड है, एल लेंथ है, ए क्या एरिया, एफ क्या फोर्स है, सबकी पता है। एफ की कितनी होती है, देखो यहाँ पर ये एम एल टी माइनस 2। एल की कितनी होती है आपकी, एल होती है ये। ए की कितनी होती है आपकी यहाँ पर ये, दैट इज योर L2 होती है। और यू की कितनी होती है आपकी, एल टी माइनस 1 होती है। इन सबको आपको सॉल्व करना है, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे आप अपने आप तो देखना ये ऐसा आएगा कुछ, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस तरीके से बहुत ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी डायमेंशंस क्या करनी रहती है, अपने को कैलकुलेट करनी रहती है। तो उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को धीरे धीरे देखेंगे और धीरे धीरे आपको लर्न भी करना रहेगा। तो मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, तो ऐसा होमवर्क आप इनका फार्मूला खुद से ढूंढोगे और इनकी डायमेंशन को कैलकुलेट करके नोट्स में अपने अटैच करोगे। क्लियर। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं, दैट इज योर मोमेंटम की आपको बताना है कितनी होती है ये, ठीक है। इम्पल्स की आपको बताना है ये कितनी होती है ये, ठीक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बताना है ये आपकी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द नेक्स्ट वन इज योर लेटेंट हीट की डायमेंशन बताना है आपको ये, क्लियर, ये कितनी होती है ये, डन। एंड वन मोर और अटैच कर लेते हैं आप ये, दैट इज योर, छोड़ो इन चार की बताओ। हर वीडियो में 4-4 क्वांटिटीज आपको दूंगा और अगले वीडियो में उन चारों क्वांटिटीज की बताऊंगा भी, लेकिन आप चाहो तो इसको खुद से करो, खुद से ही करना, मैं नहीं बता रहा इसको, ठीक। खुद से करना, भेजना और चेक कराना ही सही है कि